गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह का नमस्कार। एक नए सेशन के साथ में हम लेके आ गए हैं आपके सामने नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट में होने वाले सीएचओ एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ पूछा गया है कि जिले में, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था सबसे पहले फर्स्ट कौन से जिले में स्टार्ट किया गया था। तो इसका ऑप्शन बताना है आपको, कर्नाटका, एमपी, झारखंड, गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है आपका? मानसिक तौर से जो स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया? तो वो क्या था, कब स्टार्ट किया गया था? तो कर्नाटका में। कहाँ पे स्टार्ट किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कर्नाटका में। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, तो ये किसके अंडर में चलाया गया था? तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में क्या किया गया था? ये चलाया गया था। किसके अंडर में? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में चलाया गया था। और ये प्रोग्राम अंडर 5 ईयर प्लान, आपने देखा होगा 12 5 ईयर प्लान होते हैं टोटल। तो जो 9 5 ईयर प्लान होता है, 9 5 ईयर प्लान के अंडर में क्या किया गया था? इसके बेस में ये प्रोग्राम चलाया गया था अंडर 9 5 ईयर प्लान। ध्यान रखिएगा, 9 5 ईयर प्लान के अंडर में आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में, उसके अंडर में ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अंडर एनएमएसपी के थ्रू 1996 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1996 में लॉन्च किया गया था। और ये मॉडल, इस मॉडल का नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कर्नाटका में जो स्टार्ट किया गया था, वो स्पेशली रूप से देखिए जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं, जो मतलब मेंटली वेल रहे, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, तो उसको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने से, प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोस किया जाए कि क्या वो रियल में मेंटली इल है कि नहीं है, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसको बोला गया था क्या? बैलरी मॉडल। इसको क्या बोला गया? बैलरी मॉडल। बैलरी मॉडल चलाया गया कहाँ पे? आपका कर्नाटका में। इसका नाम ध्यान लीजिए, बैलरी मॉडल। बैलरी नाम से ही पता है, या बैलरी कर्नाटका करके भी अगर आता है तो आपका ऑप्शन होगा कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? आपका ऑप्शन ए। वहीं पे हम बात करें आपका जो एनएमएसपी है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वहाँ पे हम बात करें एनएमएसपी जो आपका है वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, अंडर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया था 1982 में। वहीं पे हम बात करें अमेंडमेंट लॉ, एक लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर इंटरनेशनल लेवल, अगर डब्ल्यूएचओ ने कब किया था? तो आपका 1982 में किया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और लॉ अमेंडमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो आपका ये कब लॉन्च किया गया था? लॉ अमेंडमेंट के थ्रू तो 1987 में, 22 मई 1987, 22 मई 1987 को क्या किया गया था? लॉ अमेंडमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। समझ में आया? ये किसके अंडर में चलाया गया? आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जो कि सबसे पहले कौन से राज्य से स्टार्ट किया गया? तो कौन से राज्य से स्टार्ट किया? कर्नाटका राज्य से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द वेट इज लेस देन द हाइट इन इंडिकेट। द वेट इज लेस देन हाइट इज इंडिकेट। जब मान लीजिए कि किसी भी पर्सन का, मैंने आपको इसके अंडर में बीएमआई और बीएमआर रेट बताया था जी, जिसमें हमने आपको बताया था कि नॉर्मल बीएमआई रेट आपका कितना होता है। तो मैंने ये आपको बताया था कि ओवर वेट, अंडर वेट और ओबेस। तो नॉर्मल कितना हमने आपको बताया था? आपको मैंने इसमें बताया था कि अगर बीएमआई रेट, हमने आपको बताया था कि नॉर्मल कितना रेंज होता है, तो 18.5 से लेके आपका 24.9 या 25.9 अगर आता है आपका, तो क्या होता है? ये नॉर्मल बीएमआर रेट होता है। कितना होता है? 18.5 से लेकर आपका 24.9 अगर आता है आपका बीएमआर रेट, तो वो नॉर्मल कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका वेट 18.5 से 24.9, मतलब ये तो आपका बीएमआई रेट हो गया, जिसमें से वेट के अकॉर्डिंग, आपका वेट के अकॉर्डिंग, अगर हाइट आपकी है लेकिन वेट अगर लेस है, जैसे मैंने आपको रीजन बताया था कि अगर हाइट है, वेट लेस है, तो क्या होगा? ओवर वेट होगा, अंडर वेट होगा, ओबेस होगा या मोटापा होगा, क्या होगा? तो ये किस में जाएगा? अगर हाइट है लेकिन उसका क्या नहीं है, वेट नहीं है, तो वो किस में जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंडर वेट। अंडर वेट मतलब हो जाएगा नॉर्मल वेट से कम होना। अगर उसकी हाइट मान लो अगर 5 फुट का है और नॉर्मल रूप से अगर वो 5 फुट में
से लेके 50 के बीच में उसका वेट नहीं है, अगर 20 आपका 50 के बीच में उसका वेट नहीं है, 40 to 50 के बीच में, मतलब वो किस में जाएगा, आपका अंडर वेट में जाएगा। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना इसमें क्या बोला गया है, लेस देन अगर होता है आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट तो अंडर वेट में जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें दिया है ओवरवेट। ओवरवेट क्या होता है कि मान लीजिए कि उसका हाइट कम है लेकिन वेट उसका ज़्यादा है। अगर वेट क्या है उसका हाई है, लेस देन किसके आपके हाइट के, हाइट अगर उसमें लेस है वेट ज़्यादा हो तो वो ओवरवेट में जाएगा। और ओबेस मतलब हाइट भी ज़्यादा है वेट भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो वो किस में चला जाएगा, ओबेस में जाएगा। वहीं पे हम बात करें बीएमआई रेट का, तो नॉर्मल मैंने आपको बताया बीएमआई रेट से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें इसका जो फॉर्मूला होता है सभी को मालूम है कि वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है, ठीक है। नॉर्मल ओवरवेट क्या होगा, जब मोर देन 20 किससे जाएगा ओवरवेट में, जब मोर देन 25 होगा, और 25 से फिर ज़्यादा जाएगा तो वो ग्रेड फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेड, इसमें ग्रेडिंग रख दी गई है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। तो ग्रेड फर्स्ट में 25 से ज़्यादा जाएगा, फिर 25 to 29, 30 से 40 जाएगा ग्रेड सेकंड में, और मोर देन 40 अगर गया, कितना गया, मोर देन 40, तो वो ग्रेड थर्ड में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 40 जा रहा है, मोर देन 40 बीएमआई रेट जा रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, आपका ग्रेड थर्ड में, मतलब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, वो क्या कहलाता है, आपका वेट कहलाता है। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव इन मोटर एक्टिविटी। इसमें से ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर एक्टिविटी के लिए। पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, या तो फिर डोपामाइन, या तो गाबा। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आपका सीक्रेट होने वाला जो एसिटाइल कोलिन होता है वो क्या होता है, आपका ऑप्शन ए। एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मोटर रिस्पॉन्सिबल के लिए। देखिए एक सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, एक होता है मोटर रिस्पॉन्स। सेंसरी रिस्पॉन्स जैसे कि टच हो गया, स्मेलिंग हो गया, ठीक है, विजन हो गया, ये क्या होते हैं, सारे आपके सेंसरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे बात करें मोटर रिस्पॉन्सिबल, तो मोटर रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ये सब क्या होगा आपका मोटर। जैसे कि अगर किसी ने आपको टच किया तो आपने एक्सप्रेस किया, तो एक्सप्रेशन देना क्या कहलाएगा, आपका मोटर एक्टिविटी होगा। तो ये जब एक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर करता है, आपका एसिटाइल कोलिन करता है। देन वहीं पे हम बात करें सीरोटोनिन का, तो सीरोटोनिन क्या आपका हो गया, सीरोटोनिन जैसे कि सीजोफ्रेनिया नामक जो डिसीज हो गई। सीरोटोनिन का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा 5-HT होता है, इसका दूसरा नाम होता है 5-HT। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ट्रोपोएमीन। हाइड्रोक्सी ट्रोपोएमीन नाम होता है 5-HT, इसको सीरोटोनिन का दूसरा नाम होता है, ध्यान रखिएगा। सीरोटोनिन का लेवल जब अल्टर्ड होता है तो बॉडी में बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पेसिफिक सीजोफ्रेनिया जो डिसीज हो गई। सीजोफ्रेनिया आपने देखा होगा कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, पर्सन्स का मूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, सारी चीज़ें क्या होती हैं, अल्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न उसका अल्टर्ड हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन अल्टर्ड हो जाएगा, वो सारी चीज़ें किसमें होता है आपका। या तो फिर आप बोल सकते हो मूड स्विंग, मूड स्विंग हार्मोन्स भी इसको बोला जाता है। सीरोटोनिन को हम, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है मूड स्विंग, इसका अगर नाम बोले दूसरा तो क्या होता है, मूड स्विंग, यानी जब आप बहुत खुश होते हो या जब बस आप बहुत सैड होते हो, दोनों चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। अगर बढ़ गया तो आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे, मैनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया इसका लेवल, तो आप बहुत डल रहोगे, आप बहुत सैड रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो वो क्या कहलाता है, आपका दोनों कंडीशन इसमें आपका रहेगा मूड स्विंग। आपको अगर मान लीजिए कि अगर आपको बहुत खुशी होती है तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका सीरोटोनिन होता है। समझ में आया। देन इसके बाद आपका होता है डोपामिन। डोपामिन का जो लेवल होता है, डोपामिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डोपामिन में एक डिसीज मैंने आपको बताया था, पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जब क्या होता है, ओल्ड एज में होता है। ये मोस्ट ऑफ द पार्किंसन डिसीज ओल्ड एज में होता है, या तो फिर अगर मान लीजिए ब्रेन में कभी एक्सीडेंटल केसेस अगर होते हैं, ब्रेन में कोई फ्रैक्चर्स होता है, इंजुरी होती है, तो कंडीशन ये क्रिएट हो सकती है। और सीरोटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ब्रेन के, सीरोटोनिन जो आपका होता है ब्रेन के सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्ट से सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्ट से क्या होता है, आपका रिलीज होता है सीरोटोनिन, ठीक है। देन इसके बाद डोपामिन का लेवल अगर देखें तो डोपामिन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होगा, या तो फिर कभी बढ़ेगा या कम होगा, तो यहाँ पे लो लेवल होगा। ध्यान रखिएगा, पार्किंसंस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज लेवल हो जाएगा डोपामिन का, तब होगा उसको पार्किंसंस डिसीज। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि मैनिया जब होता है, मैनिया और डिप्रेशन भी दो डिसीज आती हैं। मैनिया डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होता है, लेवल डिक्रीज होगा,
मतलब डिप्रेस जाएगा, और डोपामाइन में और जो मैनिया होता है उसमें क्या होता है इसका लेवल, दो डिसीज आपने पढ़ा होगा साइकेट्रिक में, मैनिया और डिप्रेशन। मैनिया में पर्सन बहुत हाइपर रहता है, बहुत तेज में रहेगा, तो उसमें ये इसका लेवल इंक्रीज रहेगा, और डिप्रेशन में इसका लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। वहीं पे हम बात करें गाबा, गाबा क्या होता है, गाबा रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशली रूप से, जैसे कि इसका पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या होता है, गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है ब्यूटरिक एसिड, इसका पूरा क्या नाम होता है, गावा एमिनो ब्यूटरिक गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को अगर एंजाइटी हो रही है या फियर्स हो रही है, तो जो एंजाइटी, जब कन्वर्जन डिसऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर कैसे कि जब नॉर्मल फिनोमिना होता है, सबको एंजाइटी होती है, लेकिन जब वो एंजाइटी एक साइकेट्रिक डिसीज बन जाती है, क्या बन जाती है आपकी, साइकेट्रिक डिसीज अगर फॉर्म हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिसीज कंडीशन में क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, तो आपका गावा करता है। किसके लिए, एंजाइटी फॉर्म करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, आपका गावा एमिनो ब्यूटरिक एसिड क्या करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइटी सभी को मालूम है, इसका दूसरा नाम होता है फोबिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया। फोबिया मतलब फियर, फियर यानी डर, ठीक है। कई प्रकार के फोबिया होते हैं, गैमोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है, स्टीरोफोबिया हो गया, जीनोफोबिया हो गया। तो ये सारे जो फोबियास होते हैं वो आपको उसमें पढ़ोगे, टर्मिनोलॉजी आपका दिया हुआ है साइकेट्रिक के अंदर। जैसे गैमोफोबिया हो गया, फियर ऑफ मैरिज हो गया आपका, ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो गया, फियर ऑफ वाटर हो गया, जैसे रेबीज की जो डिसीज होती है, कुत्ते के काटने के बाद रेबीज डिसीज होती है, उसमें हाइड्रोफोबिया का केसेस बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो जाके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसलिए फोबिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। समझ में आया। और उसमें कौन सा आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एल्टर्ड होता है, तो गाबा एमाइनो एसिड जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, एल्टर्ड फॉर्म में हो जाता है, इसलिए ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। समझ में आया। तो मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका, कौन सा होता है आपका, तो वो क्या होता है आपका, एसिटाइल कोलिन होता है। समझ में आया। एसिटाइल कोलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्लड एक्यूमुलेट इन प्लूरल स्पेस। अब इसमें पूछा गया है कि जब मान लीजिए ब्लड अगर एक्यूमुलेट हो प्लूरल स्पेस में, ब्लड अगर है तो हीमोथोरैक्स, इसका बहुत इजी आंसर है, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, थोरैक्स। थोरैक्स मतलब होता है नॉर्मल चेस्ट वॉल या नॉर्मल प्लूरल, नॉर्मल थोरैक्स को क्या बोल सकते हो, नॉर्मल चेस्ट वॉल। जो नॉर्मल चेस्ट वॉल होती है या प्लूरल स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल स्पेस जो होगा वो क्या होगा आपका, थोरैक्स होता है, ठीक है। या तो आपका जो नॉर्मल प्लूरल स्पेस कहलाएगा वो थोरैक्स कहलाएगा। तो ब्लड एक्यूमुलेशन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हीमोथोरैक्स। हीम मतलब होता है ब्लड, थोरैक्स माने होता है प्लूरल स्पेस। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमो मतलब होता है गैस, ध्यान रखिएगा, न्यूमो यानी गैस। न्यूमोथोरैक्स मतलब होता है जब प्लूरल स्पेस में या चेस्ट वॉल में, इस प्लूरल स्पेस का दूसरा नाम होगा चेस्ट वॉल भी आप बोल सकते हो। चेस्ट वॉल में क्या होता है, गैस का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है आपका, गैस का कलेक्शन होगा, तो क्या कहलाएगा, वो न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। यहीं पे अगर न्यूमोथोरैक्स डिवाइस अगर दे देता है, ध्यान रखिएगा, न्यूमोथोरैक्स डिवाइस, तो उस डिवाइस का यूज करते हैं जब प्लूरल स्पेस में गैस को बाहर निकालना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, क्योर करना होता है, गैस को रिमूव करना होता है। क्योंकि इस तरह में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है न्यूमोथोरैक्स में, कोलैप्स ऑफ लंग्स हो जाता है। लंग्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। किसकी वजह से, एयर बबल्स की वजह से कोलैप्स ऑफ लंग्स की, कोलैप्स ऑफ लंग्स क्या होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, और जो पानी जो होता है आपका भाप के रूप में, एयर के रूप में क्या होता है, जाके लंग्स में जमा हो जाते हैं, जिससे पर्सन को क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ एयर्स होता है, जो उसका टाइडल वॉल्यूम मेंटेन होता है लंग्स का, वो चीज़ें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो रेट होती है वो डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट सफोकेट होता है, और न्यूमोनिया जैसी डिसीज क्या होती है उसके अंदर कॉज हो जाती है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस में देखने को ज़्यादा मिलता है ये। समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन वॉलेंट्री इरेगुलर अनप्रिडिक्टेबल मसल मूवमेंट इज नोन एज। इसमें पूछा गया, इनवॉलेंट्री मतलब होता है अपनी इच्छा से नहीं, वॉलेंट्री मतलब हम खुद की इच्छा से जब कोई वर्क करते हैं, और इनवॉलेंट्री मतलब हम जब अपनी इच्छा से ये वर्क नहीं कर रहे, अपने आप अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा इनवॉलेंट्री कहलाता है। समझ में आया। तो ऑप्शन ए अटैक्सिया, ऑप्शन बी अफेसिया, ऑप्शन सी अप्रेक्सिया, ऑप्शन डी कोरिया। तो इनवॉलेंट्री और इरेगुलर अनप्रिडिक्टेबल मसल्स मूवमेंट्स, स्पेशली ध्यान रखिएगा,
आपको मसल्स नाम याद रखना है। मसल्स का जो मूवमेंट है, स्पेशली जो मसल्स का मूवमेंट है, देखिए अटैक्सिया मतलब भी होता है आपका क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें भी आपका मोटर मूवमेंट ही अफेक्ट होता है। वहीं पे हम बात करें आपका जो अफेसिया होता है, अफेसिया क्या होता है आपका, इम्पैक्ट ऑफ स्पीच को ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो अफेसिया आपका स्पीच कंडीशन को वो करेगा। वहाँ पे अप्रेक्सिया और अटैक्सिया जो होता है, ये दो टर्म होते हैं। अप्रेक्सिया मतलब होता है मोटर डिसऑर्डर, डैमेज ऑफ द मोटर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, और अटैक्सिया मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे बोला गया है इनवॉलेंट्री इरेगुलर, मतलब हमारी इच्छा के बगैर ऑटोमेटिक हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कल के सेशन में, जो रिमेटिक हार्ट डिसीज होती है, आपका रिमेटिक फीवर जो आता है, रिमेटिक फीवर में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोरिया, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी कोरिया। इनवॉलेंट्री अगर मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, और ये स्पेशली रूप से रिमेटिक डिसीज में होता है, रिमेटॉइड जो डिसीज होती है उसमें मोस्ट ऑफ द देखने को मिलता है कि कोरिया डिसीज, क्योंकि कार्डाइटिस की प्रॉब्लम आती है, रिथमाइटिस की प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर रूप से जो उसका पल्स रेट होता है या हार्ट बीट होती है वो उसकी स्लो होने लगती है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उसके मसल्स का। समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरिया डिसीज बोलते हैं। अटैक्सिया मतलब हमने आपको बताया विदाउट कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, विदाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके बॉडी नहीं के जो पार्ट हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं हो रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर आप बोल भी रहे हो तो आप बोल कुछ और रहे हो, मुख से कुछ और चीज़ें निकल रही हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। और स्पेशली रूप से जब आप चलते हो, जैसे आप चल रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है, आपको बोलना क्या है लेकिन मुख से आप कुछ और बोल रहे हो लेकिन निकल कुछ और, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्लियर बोल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप चल भी नहीं पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। आप आई का मूवमेंट, जैसे आपको देखना कहीं और है तो आप देख कहीं और हो रहे हो, क्योंकि वो आपका जो मूवमेंट्स है वो डिसऑर्डर हो चुका है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो विदाउट कोऑर्डिनेशन, अटैक्सिया मतलब ध्यान रखना, विदाउट कोऑर्डिनेशन बॉडी में मूवमेंट होना। कोऑर्डिनेट होके होता तो है मूवमेंट इसमें, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा मसल्स का, आपस में एडजस्टमेंट करके कोई भी मूवमेंट्स नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाता है आपका, अटैक्सिया होना, ठीक है। अफेसिया मतलब क्या होता है, अफेसिया टर्म जो आया है तो ये मोटर डिसऑर्डर होता है, ध्यान रखिएगा। अफेसिया क्या होता है आपका, मोटर मतलब मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर रिलेटेड टू, अगर नर्वस सिस्टम में जब आपका क्या होता है, आपका अप्रेक्सिया है, सॉरी अफेसिया नहीं, ये आपका अफेसिया नहीं है, आपका ये क्या है, अप्रेक्सिया इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रेक्सिया जो मैं बता रही हूँ अभी वो क्या है, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया मतलब होता है मोटर डिसऑर्डर। क्या होगा, मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर जब ब्रेन के नर्वस सिस्टम पार्ट में मोटर सिस्टम जो क्या होते हैं, जो मोटर फंक्शंस को क्रिएट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वर्क करते हैं, वहाँ पे नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, अफेसिया कहलाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रेक्सिया, अफेसिया नहीं, अप्रेक्सिया। फेस यानी ध्यान रखना, फेस अगर वर्ड है मतलब वो स्पीच, हम फेस मुंह माउथ से ही बोलते हैं, वो हमारा अफेशिया कहलाएगा। फेस से ध्यान रखना, स्पीच वर्ड बोलने से, अफेक्ट ऑफ द स्पीच या डिसऑर्डर ऑफ द कम्युनिकेट, इम्पैक्ट स्पीच, इसमें क्या प्रभावित होता है आपका, स्पीच, बोल चाल की जो लैंग्वेज है वो आपकी प्रभावित होती है, इसमें स्पैच आपका स्पीच जो है वो इम्पैक्ट होता है। और क्या होगा, डिसऑर्डर इन द कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब किसी से भी आप कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी, आपस में बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी, वो क्या कहलाता है आपका, अफेसिया, डिस्टर्ब ऑफ द स्पीच। तो वहीं पे हम बात करें अटैक्सिया, तो अटैक्सिया मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर सिस्टम्स, उसमें कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर मोटर डिसऑर्डर क्या होता है आपका, अप्रेक्सिया होता है, स्पेशली रूप से जो मोटर आपके नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, अप्रेक्सिया कहलाएगा। और कोरिया क्या कहलाता है, मसल्स मूवमेंट्स में जब इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका, कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए ये हैं आपके MPCHO से लिए गए क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन प्रिवेंशन से रिलेटेड अगर पूछे जा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसमें रख रही हूँ कि ताकि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन अगर पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आप गलत करके ना आओ। तो अब फिर से देखेंगे हम, प्रिवेंशन ऑफ इमर्ज ऑफ रिस्क फैक्टर। अगर कोई इमर्ज की कंडीशन आ गई या कोई इमरजेंसी की कंडीशन अगर आती है, उसमें हम अगर रिस्क फैक्टर को अगर हम प्रिवेंट करते हैं, हमने इसके पहले बताया है कि जब हम रिस्क फैक्टर को क्या करते हैं, आने से पहले, इमर्ज मतलब होता है आना, ठीक है, क्या बोलेंगे हम,
आना, आने से पहले ही हम उसको अगर प्रिवेंट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, आने से पहले अगर हम उसको रोक रहे हैं, वो किस में जाएगा, आपका प्रिमोडियल प्रिवेंशन में जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। अगर आ चुकी है डिसीज और बीमारी आ गई है रिस्क फैक्टर के बाद, तो वो प्राइमरी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब कोई पर्सन मॉनिटर करता है ब्लड प्रेशर का, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जो मॉनिटर कर रहा है, तो वो कौन से लेवल में प्रिवेंशन में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से लेवल में आएगा आपका। जब कोई ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करता है तो किस लेवल में जाएगा, तो आपका किस में जाएगा, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर को वो मॉनिटर कर रहा है, तो किस में जाएगा। मॉनिटर मतलब होता है डायग्नोस करना, मॉनिटर यानी डायग्नोस करना, चेक नहीं कर रहा है वो, अभी डायग्नोस करेगा, मॉनिटर कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, वो किस में चला जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस में जाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्ली डायग्नोसिस में जाएगा मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन जब वो आप उसको कोई भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स या हॉस्पिटल में कोई भी नर्सेस उसको बोलती कि आप ले जाकर घर में इसको चेक करते रहिए, ब्लड प्रेशर को आप घर में चेक करते रहिएगा कि बीपी कभी अल्टर्ड होती है, कभी बढ़ती है, कभी जो भी ऐसा फॉर्म आता है, तो वो किस प्रिवेंशन में जाएगा, आपका टर्सरी में जाएगा। लेकिन जब आप मॉनिटर करते हो, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हो, वो अर्ली डायग्नोसिस की कंडीशन में जाएगा और डायग्नोसिस लेवल आपका जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, इसका ध्यान रखिएगा। तो मॉनिटर ऑफ ब्लड प्रेशर इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन किस में जाएगा आपका। गाइड जब करते हो आप, प्रोवाइड उसको हेल्थ एजुकेट करते हो आप कि जाके आप अपना खुद से चेक करिएगा, तो वो टर्सरी में जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भी मालूम हो चुका है कि हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अब हमको क्या करना है, कंटिन्यूएशन इसको मेंटेन रखने के लिए चेक करना है डेली बाय डेली। समझ में आया, तो वो किस में जाएगा आपका टर्सरी में। लेट स्टेज में जा रहा है ना वो, तो वो किस में जाएगा आपका टर्सरी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशेंट इज एन साइकोथेरेपी, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। साइको यानी क्या होता है आपका, रिलेटेड टू माइंड, माइंड यानी मेंटल कंडीशन, अथवा आप इसको मेंटल बोल सकते हो या मानसिक कंडीशन बोल सकते हो। तो पेशेंट्स क्या करता है, जब माइंड तौर से या मेंटली रूप से जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, किसी को थेरेपी दे रहा है, तो वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आपको मालूम है कि साइकोथेरेपी दे रहा है मतलब डिसीज कंडीशन आपको मालूम हो चुकी है, और इसमें थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर, मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया था किस में जाएगा, तो ये प्राइमरी जाएगा कि सेकेंडरी जाएगा कि टर्सरी जाएगा, किस में जाएगा, ये बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे थेरेपी वर्ड दे दिया, ध्यान रखिए, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस में जाएगा आपका, सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस में जाएगा आपका, सेकेंडरी में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज द मोड ऑफ प्रिवेंशन। अब देखिए, डिसेबिलिटी मतलब एबल नहीं है, लिमिट हो गई, अब आप केवल डिसेबल हो चुके हो, जैसे हैंडीकैप हो जाना, ठीक है। मोड ऑफ प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन का जो मोड है उसमें आप कौन सा स्टेज कर सकते हो, तो डिसेबिलिटी में मतलब वही हो सकता है कि आप एक ही प्रॉब्लम आप उसको सेव कर सकते हो कि आप उसकी सर्जरी करा सकते हो। डिसेबिलिटी मतलब आप एक प्रकार से मानिए कि हैंडीकैप पर्सन, हैंडीकैप्ड। अब हैंडीकैप्ड कैसे, मतलब उसका वो ऑर्गन्स वर्क ही नहीं कर रहा, डिसेबल मतलब वो ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, सर्जरी। मतलब किसी बीमारी को आप ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए, या तो फिर मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गन्स में ट्यूमर फॉर्म हो गया तो उसको सर्जरी करवाना होगा, ठीक है। तो डिसेबल हो गया, वो ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अगर डिसेबल हो गया तो एक ही चांस है कि आप उसको सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हो, बीमारी बढ़ने ना पाए उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप करोगे क्या, करोगे उसको सर्जरी करवाओगे। समझ में आया, क्या करवाओगे, देखिए सर्जरी अगर उसको करवा रहे हो आप, तो ये इसमें कौन से प्रिवेंशन में आपका जाएगा, तो आपको ये बताना है कि किस प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया, प्रिमोडियल प्रिवेंशन हो गया, आपका टर्सरी प्रिवेंशन हो गया। तो कौन से प्रिवेंशन में आएगा, हमने आपको बताया था इसके पहले कि ये आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिसेबल है, और जब ट्रीटमेंट भी आपको मालूम हो चुका है, डिसीज पता चल चुकी है कि ये डिसीज है उसको, तो विदाउट सर्जरी उसका ठीक नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा आपका टर्सरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रिवेंशन जाएगा, ऑप्शन सी टर्सरी प्रिवेंशन। मतलब पर्सन्स को अब आप रिहेबिलिटेट स्टेज तक ले जा रहे हैं। टर्सरी मतलब क्या है, लेट स्टेज या रिहेबिलिटेट स्टेज, कौन से स्टेज में ले जा रहे हो आप, रिहेबिलिटेट स्टेज में पर्सन्स को ले जाना है, पेशेंट्स को ले जाना है, तो आपके पास केवल एक ही चांस है सर्जरी करवाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, टर्सरी प्रिवेंशन। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, प्रिमोडियल, ये है प्रिमोडियल प्रिवेंशन इज डन इन पॉपुलेशन। प्रिमोडियल प्रिवेंशन
किसी भी पर्सन के थ्रू अगर वो प्रिवेंट किया जा रहा है तो किस इसमें क्या फैक्टर वर्क करेगा, तो विथ रिस्क फैक्टर या पॉपुलेशन विद डिसीज या विदाउट रिस्क फैक्टर या विदाउट डिसीज। तो इसका करेक्ट देखिए, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन रिस्क विथ रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है उसके बाद अगर करोगे तो वो जाएगा प्राइमरी में। ध्यान रखिए किस में जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। नेक्स्ट पॉपुलेशन विद डिसीज है तो भी ये किस में जाएगा आपका, अगर पॉपुलेशन विथ डिसीज, डिसीज आपको मालूम हो चुका है, ठीक है, डिसीज आपको मालूम हो चुका है मतलब डायग्नोसिस आपको मालूम है, और रिस्क फैक्टर के साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो प्राइमरी में हो जाएगा आपका। डिसीज के साथ में हो रहा है पर रिस्क फैक्टर के साथ में अगर डिसीज आने वाली है तो वो क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी में। लेकिन पॉपुलेशन क्या बोला गया है, पॉपुलेशन विथ डिसीज, ठीक है। विदाउट डिसीज अगर जाएगा, विदाउट डिसीज भी किस में जाएगा आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिसीज अगर आ गया मतलब डायग्नोसिस आपको पता है तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विदाउट रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर के विदाउट अगर कोई प्रिवेंशन अगर कोई पर्सन कर लेता है कि उसको रिस्क फैक्टर ही नहीं हुआ उसका, ठीक है, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल उसने चेंज कर लिया, लाइफ स्टाइल उसने चेंज कर लिया तो वो बीमार ही नहीं पड़ा वो पर्सन, तो किस में चला जाएगा आपका, विदाउट रिस्क फैक्टर में, तो प्रिमोडियल प्रिवेंशन में जाएगा। तो रिस्क फैक्टर अगर प्रेजेंट है मतलब प्राइमरी में जाएगा। डिजीज कंडीशन अगर पता चल चुकी है तो वो सेकेंडरी में जाएगा क्योंकि डायग्नोसिस हो चुका है उसका, अर्ली डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है उसका, डिसीज पता है। और विदाउट डिसीज, विदाउट डिसीज अगर रिस्क फैक्टर अगर आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीमोप्रोफिलैक्सिस इज अ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कीमोप्रोफिलैक्सिस क्या होती है आपकी, किसकी ड्रग्स होती है, ये कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती है। किसकी ड्रग्स होती है आपकी, कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती है। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस में पूछा गया है कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि कीमोप्रोफिलैक्सिस जो ड्रग्स है, एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन, कौन सी ड्रग्स हो गई, क्लोरोक्वीन। और ये ड्रग्स जो ये मेडिसिन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में देने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक मतलब मैंने आपको बताया कि किसी डिसीज के लिए ट्रायल करना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको इसके पहले बताई थी कि कोविड-19 जब आया था तो एक वर्कर को ट्रायल की गई थी क्लोरोक्वीन की, देखिए इस मेडिसिन का क्या अफेक्ट कोविड-19 वाले वायरस को किल करने में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ड्रग्स एक ट्रायल के रूप में दी गई थी। ट्रायल मतलब उसको स्पेसिफिक रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई थी। और डिसीज देखो, रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट था लेकिन डिसीज क्या थी, एब्सेंट थी। रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट था, कोविड-19 का केसेस तो देखने के लिए हमने ट्रायल किया, रिस्की तो था उस समय पे, रिस्क प्रेजेंट था उस समय, लेकिन एक्चुअल में उसको डिसीज तो नहीं थी कि उसको कोविड-19 हो ही गया था, ठीक है। तो जब हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं, डिसीज वहाँ पे एब्सेंट रहती है, केवल रिस्क फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें प्रेजेंट अगर है एक्चुअल में तो वो क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, प्रिमोडियल प्रिवेंशन जाएगा। इस आपका करेक्ट नहीं सॉरी प्राइमरी प्रिवेंशन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो चुका है। रिस्क फैक्टर जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा, विदाउट रिस्क फैक्टर, वो प्रिमोडियल में जाएगा। और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो चुका है उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं। कीमोप्रोफिलैक्सिस एक ड्रग्स होती है, कीमो की एक ड्रग्स होती है जो दी जाती है किसको, ट्रीट करने के लिए, मतलब उसमें रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है ना। प्रोफिलैक्सिस एक थेरेपी वर्क होता है, ठीक है। एक कीमोप्रोफिलैक्सिस क्या होती है आपकी, एक ट्रायल होगा जो किस प्रिवेंशन में आएगा। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस भी आपका किस प्रिवेंशन में जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किस में जाएगा आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिमोडियल प्रिवेंशन। किस, ये इसमें जितने भी ऑप्शन है प्रिमोडियल प्रिवेंशन में कौन आता है, तो एक्शन टेकन प्रेयर टू ऑनसेट ऑफ डिसीज, ठीक है। एक्शन टेकन प्रेयर, प्रेयर नहीं प्रेयर होना चाहिए, ऑनसेट ऑफ डिसीज। अगर कोई भी डिसीज तुरंत होती है तो उसके लिए आप तुरंत एक्शन लोगे तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रिमोडियल कहलाएगा क्या। या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, या कोई इमरजेंसी अगर आ रही है, रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो उसके लिए हम प्रिवेंट कर लेंगे। या तो फिर एक्शन टेकन रिमूव पॉसिबिलिटी डिसीज विल ऑकन इवन अकर, डिसीज अगर प्रेजेंट हो चुकी है उसकी पॉसिबिलिटी है उसको रिमूव करने के लिए हम एक्शन लेंगे। या तो डिसीज बढ़ चुकी है, हॉल्ट, हॉल्ट एक्शन दैट हॉल्ट, हॉल्ट पूछा गया इसमें। हॉल्ट यानी क्या होता है, वहीं पे रोकना, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। हॉल्ट यानी क्या होता है, स्टॉप करना या रोक देना। हॉल्ट यानी रोकना, स्टॉप करना, वहीं पे इसको स्टॉप करना, रोकना क्या कहलाता है। तो डिसीज होने से हो गई है, बढ़ रही है, रोकने, तो रोकने की कंडीशन किस में जाएगा आपका, सेकेंडरी में जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट जब प्रोवाइड करोगे तभी तो डिसीज का प्रोग्रेस कम होगा ना, ठीक है।
और सिर्फ क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, तो वो उसमें सेकेंडरी में जाएगा। और जब उसको क्योर करोगे, लास्ट टाइम तक ले जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टर्सरी में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस ऑफ डिसीज को आप अगर रोकते हो, वो किस में चला जाएगा, आपका सेकेंडरी में चला जाएगा। देन इसमें पूछा गया है एक्शन टेकन रिमूव पॉसिबिलिटी, तो ये प्राइमरी में जाएगा, क्योंकि डिसीज इसमें हो चुकी है, आप इसमें एक्शन ले रहे हो क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इमरजेंसी कोई डेवलप ना हो, रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, उसके पहले उसको प्रिवेंट कर लेना क्या कहलाता है, आपका किस में जाएगा, आपका प्रिमोडियल में। ये भी आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्राइमरी में जाएंगे, लास्ट वाला आपका किस में चला जाएगा, आपका सेकेंडरी में जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसको डिसीज हो गई है, आप उसके बाद रोक रहे हैं, तो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू डायबिटिक रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें पूछा गया है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड, देखिए ये मैंने अभी क्वेश्चन इसके पहले आपको बताया था कि जब आपका किसमें जाएगा, कि जब आप एजुकेशन, अभी मैंने बताया था कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हो, आप मॉनिटर कर रहे हो अभी जानने के लिए कि डायबिटीज एक्चुअल में है कि नहीं है, तो वो चीज़ें हो गई आपका किसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन में। आपने मॉनिटर कर लिया, तो किसमें चला जाएगा, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में। आपने पहले सॉरी सेकेंडरी में जाएगा, आपने डायग्नोस कर लिया ना कि आपको है कि नहीं है, तो डायग्नोस आपको पता चल गया, डायग्नोसिस पता चल गया, तो सेकेंडरी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको डायबिटीज है, डायबिटीज तो है, डायबिटीज रिगार्डिंग हाउ टू सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब उसके रिगार्डिंग आपको देखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है आपको। ठीक है, अभी इसके पहले जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना था, तो बीपी को चेक करना था, पता था कि ब्लड प्रेशर का अर्ली डायग्नोसिस इसका करना है, तो अर्ली डायग्नोसिस सेकेंडरी में चला गया। लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल आप देख रहे हो, आपको डायग्नोसिस पता हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे डेली क्या करना है, चेक करते रहना है। क्यों, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को क्या कर सको, टर्सरी लेवल तक पहुंचा सको, मतलब रिहैबिलिटेशन कंडीशन तक पहुंचा सको। तो वो कौन से उसमें आएगा, आपका टर्सरी में आएगा, प्रिमोडियल में आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ये आएगा आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटिक है, और लेकिन सिर्फ उसको ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए डेली बोलना है कि उसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज तो नहीं है, कम तो नहीं है, ताकि वो अच्छी कंडीशन पे, अपने वेल कंडीशन में, स्वास्थ्य अच्छे लेवल में क्या हो सका, पहुंच सके। इस कंडीशन में क्या कर, कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा, आपका टर्सरी प्रिवेंशन कहलाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एडवोकेट द एल्जाइमर पेशेंट्स, एडवोकेट फॉर एल्जाइमर पेशेंट्स, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्रिमोडियल प्रिवेंशन। एडवोकेट मतलब होता है एजुकेट करना या किसी को बताना। एडवोकेट आपने सुना हो ना कि बहुत एडवोकेसी देता है, मतलब बहुत नॉलेज देता है। तो एजुकेबल, एजुकेट करना किसी को, ज्ञान देना किसी को, ठीक है, उसके बारे में बताना किसी को, क्या कहलाएगा। मान लीजिए कि कोई एल्जाइमर वाला पेशेंट है, एल्जाइमर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ डिमेंशिया, या आपका कहलाएगा ब्रेन डिसऑर्डर। इसमें क्या, ये क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ध्यान रखिएगा क्या है ये, एल्जाइमर वाला पेशेंट्स है, मान लीजिए ब्रेन डिसऑर्डर वाला पेशेंट्स है। इसमें क्या होती है कि मेमोरी लॉस होती है, लॉस ऑफ मेमोरी। एल्जाइमर डिसीज में क्या होगा, आपका एमनेसिया की प्रॉब्लम आती है, मेमोरी क्या होती है, लॉस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मेमोरी लॉस होगी, क्या होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी किसी भी पर्सन की। तो जब मेमोरी लॉस होती है, या एल्जाइमर पेशेंट्स है वहाँ पे, तो अगर आप उसको एजुकेट कर रहे हो, तो वो कौन से प्रिवेंशन में आएगा, आप वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अब उसको अल्जाइमर डिसीज है, ध्यान रखिएगा, डायग्नोसिस भी उसको पता है। अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा प्रिवेंशन आएगा, प्राइमरी आएगा कि सेकेंडरी आएगा कि टर्सरी प्रिवेंशन आएगा कि प्रिमोडियल प्रिवेंशन आएगा। अब ये आपको इस टर्म में ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को अल्जाइमर डिसीज, मतलब उसको डायग्नोसिस पता है, सिर्फ उसको हमको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा टर्सरी प्रिवेंशन, क्योंकि पेशेंट को हमको रिहैबिलिटेट करना है, वहां तक पहुंचाना है, जब पर्सन कहाँ तक पहुंचाना है, रिहैबिलिटेट स्टेज में पहुंचाना है। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होगा, पहले जैसे की कंडीशन में क्या करना, पेशेंट्स को पहुंचाना, रिहैबिलिटेशन की कंडीशन में पहुंचाना है। ध्यान रखिएगा, कहाँ तक, रिहैबिलिटेशन की कंडीशन, मतलब पहले जैसा वेल हो सके पेशेंट, उसको उस कंडीशन में पहुंचाना है। वो किस में चला जाएगा, आपका टर्सरी प्रिवेंशन में जाएगा। तो एडवोकेट फॉर द एल्जाइमर डिसीज क्या होगा, आपका ऑप्शन सी। क्या कहलाएगा, आपका ऑप्शन सी कहलाएगा, क्योंकि इसमें पेशेंट्स को हमको क्या करना है, रिहैबिलिटेट करना है। ठीक है, समझ में। देखिए इसमें बाई मिस्टेक क्या क्या हो गया है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लगा हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा।
किस में जाएगा आपका? टर्सरी प्रिवेंशन में जाएगा। और इसका रीज़न भी है, देखिए इसका रीज़न ये है टर्सरी में जाने का। एक तो रीज़न ये है कि एक तो पता है कि हम एल्जाइमर डिसीज़ वाले पेशेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, समझ में आया? तो अगर एजुकेट कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है कि पेशेंट्स को हम रिहेबिलिटेट करके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तो उसको डिसीज़ हो चुकी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम उसको हो चुकी है, तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन थोड़ी कर रहे हैं उसको, क्योंकि अगर डिसीज़ ना प्रेजेंट होती, रिस्क फैक्टर होता तो हम प्राइमरी करते। सेकेंडरी मतलब डायग्नोज करने के लिए कर रहे तो वो सेकेंडरी में जाता। लेकिन इसमें अल्जाइमर पता है हमको, डिसीज है उसको, आप उसको केवल एजुकेट कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके, पुरानी कंडीशन में आ सके। वो किस में जाएगा आपका? टर्सरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए 50 ईयर ओल्ड पेशेंट्स है, 50 साल का कोई मेल पेशेंट्स है, एडमिटेड एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, उसको एक्टिव टीबी है, निगेटिव नहीं, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है। द नर्स विल बी द प्रिकॉशन एंड विल ऑलवेज वियर, उसको क्या पहनना चाहिए व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट्स केयर? मान लीजिए कोई 50 साल का पेशेंट्स है, मेल पेशेंट्स है, ओल्ड पेशेंट्स है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में और उसको टीबी इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। तो नर्स और पेशेंट को किस प्रकार से क्या पहनना चाहिए कि जैसे कि इन्फेक्शन कॉज ना हो, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिया है एयरबॉर्न या रिसेप्टर, ड्रॉपलेट रिसेप्टर, या कॉन्टैक्ट एयरबॉर्न, या सर्जिकल मास्क, या ड्रॉपलेट सर्जिकल मास्क। इसमें क्या लेना है, क्या यूज करना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आपका एयरबॉर्न एंड रिसेप्टर। एयरबॉर्न मतलब होता है थ्रू द एयर। मान लीजिए अगर रिसेप्टर यानी होता है मास्क, ध्यान रखिएगा। एयरबॉर्न मतलब जब पर्सन, नर्स विल बी पेशेंट्स इन एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना है, उसको कुछ ना कुछ क्या करना है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेके रखना है कि ताकि पेशेंट्स के एयरबॉर्न के कांटेक्ट में ना आ सके, क्योंकि वायरस जो टीबी के बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो पेशेंट्स है, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो वो जाके बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में होते हैं। तो आपको कैसा प्रिकॉशन रखना है? एयरबॉर्न, एयर से होने वाले जो बैक्टीरिया कॉज करेंगे, बॉर्न यानी वहाँ एयर में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरिया। रिसेप्टर यानी होता है ऑलवेज वियर रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी होता है, आपने मास्क सुना होगा, इसको हम मास्क बोलते हैं। N95 वाला जो मास्क आता है, ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल में देखिएगा N95 मास्क आता है। ये स्पेशली रूप से किसके लिए होता है? आपका वियर फॉर द जो स्टाफ मेंबर होते हैं, पेशेंट की जब केयर करते हैं, तो N95 मास्क होता है, ठीक है। तो ऐसा रिसेप्टर जो कैसा रिसेप्टर होगा? इस रिसेप्टर में क्या होगा कि हम इस इन्फेक्शन, क्योंकि देखिए जो बैक्टीरिया होता है, एक चीज और आपको हम बता दें, एयरबॉर्न बैक्टीरिया क्यों बोला गया एयरबॉर्न को? क्योंकि एयरबॉर्न में जो बैक्टीरिया होता है, टीबी का बैक्टीरिया, वो 10 डेज तक प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। 10 दिन तक अगर वो बैक्टीरिया एयर में है तो कितने दिन तक प्रेजेंट हो सकता है? 10 दिन तक। वहीं पे अगर हम बात करें स्प्यूटम में, अगर जो स्प्यूटम है, पेशेंट का स्प्यूटम है, वो कब तक उसमें बैक्टीरिया रहेगा? तो केवल 24 आवर्स तक बैक्टीरिया टीबी के रहेंगे, ध्यान रखें। 24 घंटे तक, केवल 24 घंटे तक स्प्यूटम में रहते हैं टीबी के बैक्टीरिया। और एयर में कब तक प्रेजेंट रहते हैं? तो आपका 10 दिन तक एयरबॉर्न में क्या होते हैं? आपके बैक्टीरिया टीबी के इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखना। तो इसमें पूछा गया है कि 50 साल का ओल्ड मेल है, उसको एक्टिव मतलब पॉजिटिव उसको टीबी हो चुका है वहां पे, और नर्स उसका अगर कोई प्रिकॉशन अगर लेना, अगर नर्स उसकी केयर कर रही है, उस समय पे पेशेंट की केयर करे, तो क्या प्रिकॉशन लेगी? तो एयरबॉर्न सबसे पहले प्रिकॉशन लेना है। देन उसके बाद उसको क्या करना है? रिसेप्टर मास्क लेना है। ड्रॉपलेट रिसेप्टर तो कुछ इसमें काम ही नहीं कर, क्योंकि ड्रॉपलेट तो क्या होता है, छींकने, स्नीजिंग, कफिंग करने से क्या होता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप से आप उसको अगर प्रिवेंट करोगे तो उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। कॉन्टेक्ट एंड एयरबॉर्न, एयरबॉर्न के कॉन्टेक्ट में आओगे, अगर आप सर्जिकल मास्क यूज करोगे तो भी आप आ जाओगे उसके कॉन्टेक्ट में। सर्जिकल मास्क में स्पेशली रूप से, जैसे सर्जिकल मास्क आप हॉस्पिटल में यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है, स्पेशली रूप से जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सर्जिकल मास्क यूज किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल मास्क कैसे करेंगे हम? पेशेंट्स के लिए, जैसे कि हम पेशेंट की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्जिकल मतलब रिमूव कर देना, ठीक है। तो पेशेंट्स के लिए भी वो मास्क यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पेशेंट जो रहेंगे, और टीबी के पेशेंट्स के लिए हमेशा कौन सा मास्क हम यूज करेंगे? N95 मास्क टीबी पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना है हमको सबसे पहले, कि जो एयर के थ्रू होने वाला जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा वो ना फैले, उससे प्रिकॉशन लेना है। देन उसके बाद हमको रिसेप्टर प्रोवाइडिंग रिसेप्टर पहनना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आपको? और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी रख रही हूँ कि अगर जितने भी प्रिवेंशन रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं कम्युनिटी में तो आप लोगों से बन जाए, ताकि आने वाला जो CHO का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्ट ना हो। और जिन बच्चों को देखिए, जिन बच्चों को कम्युनिटी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान मत होइए, आप लगातार वॉच करते रहिए हमारे वीडियोज़ को। हम जितने भी अगर सेशन में अगर ये क्वेश्चन रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंप्लीटली रूप से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अगर आप कोर्स पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद आपका गायनिक का आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो CHO का पेपर होता है इन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देन अदर जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि गायनिक और CHO को लेकर आपका जो गायनिक और कम्युनिटी के अलावा अदर सब्जेक्ट हो गए, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी वे भी रहते हैं आपके, तो वो आपसे बन जाएंगे। बाकी जीके के जो क्वेश्चन है, जीके तो आपको सेल्फ से पढ़ना होगा, क्योंकि जीके तो करंट के पूछ लेता है, कहीं का भी पूछ लेगा, वर्ल्ड का पूछ लेगा, इंडिया का पूछ लेगा। तो वो चीज़ें आपको खुद से आप लोगों को क्या करना होगा, उसको पढ़ना होगा। समझ में आया? तो कंटिन्यूएशन में हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि जितने भी क्वेश्चन हम रख रहे हैं इसमें किससे रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। ये आपका टोटल क्वेश्चन CHO के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद। कल नए सेशन के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में हम लेकर फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए GS इंडिया ग्रुप में। धन्यवाद।